नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। और पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी केमिस्ट्री बेसिक्स की। केमिस्ट्री बेसिक्स की चर्चा जिसमें हमने जो बात की थी वो पदार्थों की प्रकृति, संगठन और परमाणु संरचना तक की जानकारी पार्ट 1 में हासिल की थी। और आज पार्ट 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हम चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो सक्रियता की जानकारी इसमें हम हासिल करेंगे। तो पार्ट 2 जिसमें 50 क्वेश्चंस है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, रेडियो सक्रियता की खोज। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो सक्रियता है इसकी जो खोज की गई, रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई। कब की गई? 1896 में। और किसके द्वारा की गई? हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो जो रेडियो सक्रियता किसका गुण है, अगर इसमें ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शंस आएंगे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या नाभिक का। तो इसका सही आंसर है रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। और दोस्तों, ये जो दूसरा सवाल है इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछते हैं कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो इसमें भी वही ऑप्शंस रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में, चूंकि रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है, तो सीधी सी बात है कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो होगा उसमें नाभिक भाग लेगा। अगला सवाल हमारा, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किससे कम होती है? किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में वो तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला सवाल है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो धर्मी तत्व के द्वारा अल्फा, बीटा, गामा इन किरणों का उत्सर्जन होता है। रेडियो धर्मी तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अगला सवाल है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? जो रेडियो धर्मी तत्वों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं अल्फा, बीटा, गामा, इन किरणों में अल्फा बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। गामा किरणों से रिलेटेड सवाल भी इसमें है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अक्सर जो ग्रुप सी और डी की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में किसकी खोज किसने की, वो सवाल आपके एसएससी रेलवेज और जो हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। और बाकी जो हमारे सवाल हैं वो आपके ग्रेजुएट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीएससी हो या एसएससी, सीजीएल या अन्य जो हमारे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं। तो अगला सवाल है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? नाभिक से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा में सबसे ज्यादा वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। क्यों होती है उसकी जानकारी भी आप वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। तो अगला सवाल है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कैसा होता है, या अल्फा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। 2 इकाई धन आवेश अल्फा किरणों पर पाया जाता है। अगला सवाल है, बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? जो बीटा किरणें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। अगला सवाल है हमारा, किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है बीटा किरणें जब उत्सर्जित होती हैं तो संभारिक का निर्माण होता है। अगला सवाल है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि किसके उत्सर्जन से होती है? तो इसका सही जवाब है जब बीटा किरणों की उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। इस प्रकार के सवाल अक्सर
एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके उत्सर्जन से क्या कमी होती है और क्या बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल है, अल्फा बीटा गामा में किसमें ऋणावेश होता है। अभी हमने चर्चा की थी, तो अल्फा धनावेशित, तो बीटा में हमारा ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश किसमें होता है, ऋण आवेश बीटा किरणों में होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा किरणें है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है, इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा किरणें। अगला सवाल है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, ऐसा क्यों है। मान लीजिए अल्फा किरणें और बीटा किरणें दोनों की ऊर्जा समान है, लेकिन भेदन क्षमता अल्फा की अपेक्षा बीटा की ज्यादा क्यों होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है और इनका वेग अधिक होता है। यही कारण है कि अल्फा किरणों की तुलना में जो बीटा किरणें होती हैं वो अधिक भेदन क्षमता रखती हैं। अगला सवाल है हमारा, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई। तो गामा किरणों की भी खोज किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अल्फा बीटा गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई, रदरफोर्ड के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, गामा किरणें क्या है। गामा किरणें किस प्रकार की किरणें, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाली किरणें गामा किरणें कहलाती हैं। तो गामा किरणें क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाली किरणें। अगला सवाल है हमारा, गामा किरणें किससे बनी होती हैं। जो गामा किरणें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। महत्वपूर्ण है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। अगला सवाल है, अल्फा बीटा गामा में किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो अल्फा बीटा गामा में किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है गामा किरणें। गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। और अगर सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा में किसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब होगा अल्फा किरणों की। अल्फा किरणें सबसे ज्यादा आयनन क्षमता रखती हैं। अगला सवाल है हमारा, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें बदलते हैं। जब सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ चाहे कोई भी हो, जब उनका क्षय हो जाता है तो इसके बाद वे किसमें बदल जाते हैं, तो क्षण के बाद ये बदलते हैं सीसा में। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद सीसा में परिवर्तित होते हैं। अगला सवाल है, न्यूनतम प्रगाम्य शक्ति किस किरण में होती है, या फिर कौन सी किरण है, न्यूनतम प्रगाम्य शक्ति वाली किरण कौन सी है। तो इसका सही आंसर है अल्फा किरणें। अगला सवाल है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। जनरली क्या होता है कि जो भी पदार्थ खोजे जाते हैं, उनका जो नाम होता है वो खोजे जाने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है, लेकिन उस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम क्या है जो कि उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। तो इसका सही आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम तत्व का जो नाम रखा गया वो उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। अगला सवाल हमारा, नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों के अवशेषों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो न्यूट्रॉन के अवशेष होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बोरान का। बोरान का प्रयोग रेडियो जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमारा नाभिकीय विखंडन है उसमें न्यूट्रॉनों के जो अवशेष होते हैं उनके नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल हमारा, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान पर जब एक अल्फा कण किसी तत्व से उत्सर्जित होता है, तो किसी परमाणु से उत्सर्जित होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। किसी भी परमाणु से जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो क्या क्या परिवर्तन आएगा परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में।
तो परिवर्तन जो आएगा हमारा वो आएगा कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। अगर सवाल मल्टीपल में पूछा जाता है 3 में 4 अल्फा कण या 5 अल्फा कण के उत्सर्जन से, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अन्य सवाल बनता है वो बनता है बीटा कण के लिए। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, अल्फा लिखा हुआ है। तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ेगा? जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु द्रव्यमान है, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और जो द्रव्यमान है वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं? पृथ्वी की जो आयु है इसका आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब है परमाणु घड़ी से। परमाणु घड़ी के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला सवाल है, वह प्रणाली जिससे प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वह प्रणाली है रेडियो काल निर्धारण प्रणाली। रेडियो काल निर्धारण प्रणाली के द्वारा प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण किया जाता है। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन काल का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? जो हमारा रेडियो कार्बन काल का प्रयोग किया जाता है उससे किसकी आयु का निर्धारण करते हैं? तो इसका सही जवाब है मृदा का, मिट्टी का, सॉइल का जो हम निर्धारण करते हैं आयु का, वह रेडियो कार्बन काल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रहे इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूट्रॉनों का। और न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए जो नियंत्रण होता है न्यूट्रॉनों के जो अवशेष होते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में। तो उसके लिए हम जो बोरान है उसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी रेडियो धर्मी तत्व की मात्रा, ये टाइपिंग एरर है, अतत्व लिखा है, तो किसी रेडियो धर्मी तत्व की मात्रा दोगुनी कर दी जाती है। मान लीजिए कोई भी रेडियो धर्मी तत्व है उसकी मात्रा को हम जस्ट डबल कर देते हैं, 2x कर देते हैं, तो उसके क्षरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तत्व की मात्रा बढ़ाने पर क्षरण की दर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे जो सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि मान लीजिए किसी रेडियो धर्मी तत्व की मात्रा 250 है, यदि हम उसको 500 करते हैं या 750 करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी में ऑप्शन देंगे 500, 2000, इस प्रकार से ब्ला ब्ला। तो जो रेडियो धर्मी तत्व की मात्रा बढ़ाने से उसके क्षरण की दर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, परमाणु बम किसके द्वारा खोजा गया? परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑटो हन के द्वारा। ऑटो हन के द्वारा परमाणु बम खोजा गया। और परमाणु बम जो शक्ति होती है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो मान लीजिए हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है हमारा वह किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और अगला सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका भी आंसर विखंडन ही है। विखंडन अभिक्रिया से जो सबसे हानिकारक विकिरण है वह पैदा होता है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत है सीमित ऊर्जा का, वह स्रोत है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान जो असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है वही सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक व प्रशीतक, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक और प्रशीतक दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक और प्रशीतक दोनों के लिए भारी जल D2O जिसको बोलते हैं D2O का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल हमारा, रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? महत्वपूर्ण है। रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर की अगर बात करते हैं तो रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? तो रेडियो धर्मिता गीगर मूल काउंटर, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा
मापी जाती है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हाइड्रोजन बम है वह हमारा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? एडवर्ड टेलर ने। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी पदार्थों में उसके द्रव्यमान व आवेश में यदि कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है, यदि, तो यह प्रक्रिया किस दौरान होती है? मतलब मान लीजिए कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ है, उसके द्रव्यमान व आवेश में कोई भी परिवर्तन कब नहीं होता है? तो जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उसमें द्रव्यमान व आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग मानव शरीर में रक्त के माप के लिए किया जाता है, वह कौन सा है? तो वह रेडियो एक्टिव तत्व जिसका प्रयोग मानव शरीर में रक्त के माप के लिए किया जाता है वह है रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का प्रयोग जो है मानव शरीर में रक्त के माप के लिए करते हैं। अगला सवाल है, अल्फा, बीटा, गामा, इन किरणों में जो वेधन क्षमता है उनका बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो अल्फा, बीटा, गामा में सबसे कम वेधन क्षमता अल्फा की, इसके बाद बीटा की, और सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। अगला सवाल है हमारा, दो परमाणु समस्थानिक कहलाएंगे जब, दो परमाणु कब समस्थानिक कहलाते हैं? जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जब दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो वे समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। अगला सवाल है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच का अंतर किसकी भिन्न संख्या के कारण होता है? किसी भी तत्व के जो समस्थानिकों के बीच का जो अंतर होता है उसमें किसकी संख्या भिन्न होती है? तो उसमें जो संख्या भिन्न होती है वह न्यूट्रॉनों की होती है। अगला सवाल है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है, परमाणु क्रमांक व भार भिन्न भिन्न होने पर, परमाणु क्रमांक और भार भिन्न भिन्न होने पर, दो परमाणुओं में जब परमाणु क्रमांक व भार भिन्न भिन्न होगा लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम होती है तो वे परमाणु सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। ट्राइटियम के नाम से जानते हैं हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पोलोनियम में। पोलोनियम में सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है, पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक तो पाए जाते हैं लेकिन इसकी समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 27 समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा पार्ट 3 होगा केमिस्ट्री के टॉप 50 का, उसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारा समस्थानिक, संभारिक और इसके बाद जो केमिकल बॉन्डिंग है, इन सब। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको श्रृंखला किस प्रकार की लग रही है, आपको ये वीडियोस लाभप्रद है तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ इसका अन्य छात्र भी उठा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।